नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी दोस्तों के साथ क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर के बारे में, जिसमें कि ये आपको भारतीय भवन बुक से रिलेटेड ये आपको बुक देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय भवन का कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा भारतीय भवन का बुक है जो कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10th में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन बुक। तो आप किसी भी बिहार के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल से हैं, सभी में जो है भारतीय भवन का जो बुक है वो ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर को हम आज पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। आपका बहुत जल्द ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आने वाले 2024 के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है आपको जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है, जिसमें के साथ आपको जो है इसकी PDF भी जो है हमारे टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगी। उसका जो लिंक है आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आसान भाषा में बुक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पार्ट 1 वाला वीडियो, यानी कि ये पहला वीडियो है। इसी तरह से आपको अनेक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय भवन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा चैप्टर होने वाला है। और ये जो है बिहार ऑल प्राइवेट स्कूल एंड बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये उपयोगी होते हैं, ठीक है। ये आपको बुक पढ़ने हैं बच्चों। अगर आपको किसी और भी स्कूल में अगर भारतीय भवन बुक पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी ये आपको इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये पहला नंबर हमारा चैप्टर है जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, ठीक है। इसमें जो है आपको राष्ट्रवाद के बारे में आपको जो है जानकारी लेना है। किसके राष्ट्रवाद के बारे में? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, कि उसका उदय कैसे हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जो है आज हम हैं चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है, यानी कि फल है एक। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवेश करने वाले एकता की भावना का विकास होता है। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वो पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। ये जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी, पुनर्जागरण काल में, यानी पहले के समय में ही जो है ये विकास हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसे जो है अपने अस्तित्व में आने में, यानी इसे विकसित होने में जो है 18 से 19वीं शताब्दी का जो समय जो है लगा। शताब्दी की बात करें तो ये 100 वर्ष को बोलते हैं। 18वीं शताब्दी का मतलब होता है क्या? 18वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1700 से लेकर 1799 तक हमारी 18वीं शताब्दी रहती है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, अभी जो है 21वीं शताब्दी में जी रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम सन 2000 से लेकर हम जो 2099 तक जो हम अपना कार्यकाल निभाएंगे, यानी जो अपना कार्य करेंगे, वो सभी जो है सन 2021वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे शताब्दियों के बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसे भी समझ लेना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें कि इसका आरंभ जो है वह फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विद्रोह किया और फ्रांस में राजसत्ता का परिवर्तन किया, ठीक है। क्रांति के बाद कुछ समय के लिए जो है यूरोप में प्रतिक्रियावादी तत्व प्रभावशाली हो गए, परंतु 1830 के पश्चात जो है राष्ट्रवादी भावनाएं जो है वह पुनः बलवती हो गई और फलस्वरूप जो है 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो है क्रांति का दौर जो है वो आरंभ हो गया। यूरोप में क्रांति का दौर जो है आरंभ हो गया राष्ट्रवाद की अवधारणा को पाने के लिए। इसके साथ ही राष्ट्रवाद धारणा का विकास जो है हुआ, जिसने जर्मनी और इटली का जो है एकीकरण संभव कर दिया। साथ ही पोलैंड, हंगरी और यूनान, ग्रीस भी जो है राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गया, यानी कि वो सब भी जो है अपने आप को जो है राष्ट्रवाद की भावना से देखने लगे, यानी कि हमें भी राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, ऐसा वो लोग सोचने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा की तरफ। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या रही? तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना ही हमें राष्ट्रवाद कहलाता है। भलाई, नस्ली और आवासीय आधार पर जो है वह राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टर्नसेन ने 19वीं शताब्दी में जो है वह राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। राष्ट्रवाद की कल्पना जो है वह फ्रांसीसी कलाकार सॉरियू ने भी की और उन्होंने एक कल्पना दर्शन की जो है रचना अपने चित्रों द्वारा की। इन चित्रों में विभिन्न जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों की पहचान और कपड़ों और प्रति चिन्हों द्वारा की गई।
किस चीज़ की पहचान की गई? कपड़ों और प्रतिचिह्नों द्वारा। तो अपनी राष्ट्रवाद की विभिन्न राष्ट्रवाद की पहचान जो है कपड़ों और उसके प्रतीक चिन्हों द्वारा की गई। क्यों? कल्पना और रचना के दृष्टिकोण से। ठीक है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। इसने बहुराष्ट्रीय समाजों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग जो है वह प्रशस्त किया, यानी कि आगे बढ़ाया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को जो है फ्रांस की 1789 की क्रांति में नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों में राजनीति को निकाल कर, मतलब कुलीन वर्ग के हाथ में जो राजनीति थी उससे वहाँ से निकाल कर उन्हें जो है सर्वसाधारण एवं मध्य वर्ग तक जो है वह पहुँचा दिया। ठीक है। नेपोलियन ने विजय राज्यों में, यानी नेपोलियन ने जिस राज्य क्षेत्रों को विजय किया था उन राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जो है जागृत कर दी और इटली और जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर उसे जो है इनके एकीकरण का मार्ग जो है वह प्रशस्त कर दिया। साथ ही नेपोलियन ने युद्ध और विजयों के अन्य राष्ट्रों में जो है फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति आक्रोश पनपा, जिसने जो है राष्ट्रवाद का विकास जो और भी ज़्यादा तेज कर दिया। अब है हमारा फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद किस प्रकार से था? यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में तो हमने पढ़ा, जिसमें से राष्ट्रवाद की अवधारणा हमें पता चली थी। इसके बाद हम यहाँ पर परिभाषा थी, ये हमारे राष्ट्रवाद की बारे में बताया गया था कि राष्ट्रवाद क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। अब यहाँ पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद की बातों के बारे में जानेंगे और इस तरह से हम आगे की ओर पढ़ते चलेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के में जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। उसको यहाँ पर जो है एक डिनोट करके बता दिया गया है पहले ही। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बताया गया है वो ही आपको मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि है राष्ट्रवाद की अवधारणा, जैसा कि हमने राष्ट्रवाद की अवधारणा अभी पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के प्रसार में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, यानी राष्ट्रवाद को जो प्रसार करने में, यानी फैलाने में, जगह जगह दूसरे जगह पर फैलाने में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। और नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो मैं आपको बता दूं, उदारवादी राष्ट्रवाद जो है, ये सभी जो है हम टॉपिक को कवर करने में बच्चों आप सभी को पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक को कवर करने में काफ़ी समय लग सकता है। क्योंकि आप भी सब जानते हैं, क्योंकि जो हमारे जो बिहार बोर्ड की या किसी भी भारतीय भवन जो बुक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया गया रहता है, यानी कि उसे जो है काफ़ी ज़्यादा आप सभी की भाषाओं को सामान्य रूप से रखते हुए चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है। इसी कारण से जो है ये इसमें जो कही गई बातें वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से वीडियो देखना है। अब इसका PDF भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो आप निश्चिंत रहें, मैं अपने टीम को कहकर आपको जो है इसके टेलीग्राम पर PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद की तरफ, जिसमें कि है यूरोप में राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई। तो क्रांति के पहले वहाँ जो है पूर्वजों और राजवंशों का निरंकुश शासन था। क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अब संप्रभु राजा के हाथों में न रही, बल्कि जनता के हाथों में यह चली गई। जनता ही अब राष्ट्र की नीति को निर्धारित करने वाली जो है बन गई। क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने भी जो है राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जो है जगाने वाले कार्य जो है किए। राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाले, राष्ट्र समूह की भावना को जगाने वाले कार्य को किए। किसने कार्य किए? तो ये जो है इसका प्रारंभ जो है क्रांतिकारियों ने किया था। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में जो है एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ने का प्रयास किया गया और नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्र जो ध्वज है उसके रूप में एक नए फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो कि तिरंगा था। पुरानी संस्था स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसके सदस्यों, यानी जो इनके सदस्य थे, उनके निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वह सक्रिय नागरिकों द्वारा की गई थी। नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा में राजशाही का समर्थन करने वाली समानती व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया।
मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई और इनमें दो बातें पर विशेष बल दिया गया। पहला, संप्रभुता राष्ट्र और संप्रभुता राज्य या राष्ट्र में निहित है। संप्रभुता जो है वो राष्ट्र या राज्य में निहित है, यानी उसमें समाहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। दूसरा है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना जो है तथा उन्हें समान अधिकार देना राज्य का जो है एकमात्र कर्तव्य है। नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया, समांतिक यानी कि सीमित कर दिया, समान कर दिया। राज्य के जो अधिकार थे उन सभी को जो है समान कर दिया। किसने समान कर दिया? तो नेशनल असेंबली ने समान कर दिया, यानी कि कम कर दिया और एक सीमित आधार पर उसे जो है बांट दिया, राज्य की अधिकारों की जो क्षमता है उसको। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की, लेकिन असेंबली ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी की मौत की सजा दी। 21 राजा रानी को जो है मौत की सजा दे दी गई। 21 जनवरी 1793 में लुईस उलावा ने जो है गिलोटियन पर चढ़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। गिलोटियन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। किसे? लुईस उलावा को। और कुछ समय बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। क्रांति के दौरान जो है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर समान कानून किया गया और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया तथा नाप तौल की जो एक पद्धति थी उस पद्धति को भी यहाँ पर अपनाई गई। कहाँ पर अपनाई गई? तो फ्रांस यानी यूरोप में। फ्रांस राष्ट्र की राष्ट्रवाद जो क्रांति थी उसमें, जो कि यूरोप के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। नई क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। फ्रेंच भाषा को जो है नई भाषा के आधार पर जो है प्रोत्साहित किया गया, यानी उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और यह भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा बन गई। कहाँ की राष्ट्रीय भाषा बन गई? तो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बन गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे है कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई इन परिवर्तनों को संतुष्ट नहीं थे। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो थे वो फ्रांस में हो रहे इन सभी जो परिवर्तन थे उससे वह संतुष्ट नहीं थे। वे क्रांति के संदेश का प्रसार फ्रांस के बाहर या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी करना चाहते थे। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों के से जो है वह मुक्त कराए। फ्रांसीसी क्रांति ने जो है यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की जो भावना है उसे जागृत किया और फ्रांस की अनदेखी यानी देखा देखी जो है वह अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग को जो है निरंकुशवाद के विरुद्ध संगठित होने लगे। दूसरी ओर फ्रांसीसी घटनाओं ने जो है यूरोप के निरंकुश शासकों के विरुद्ध जो है खतरे की घंटी बजा दी और फ्रांस में जो है राजशाही की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया प्रसार ने युद्ध का जो है आरंभ कर दिया। फ्रांसीसी सैनिक एवं स्वयंसेवक जो है इसे स्वयंसेवक जो हुआ करते थे वह सभी जो है इसे जो है यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन वर्गों के विरुद्ध जनता की जंग मानकर जो है राष्ट्रभक्ति का गीत मार्सिले गाते हुए इस युद्ध में शरीक हुए, यानी कि शहीद हुए। और मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान जो है वह बन गया। मार्सिले जो है वह फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। नेपोलियन ने जो है अभियानों के दौरान जो फ्रांसीसी जो सैनिक थे उन सैनिकों और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली पहुंची। फ्रांसीसी सेना के साथ राष्ट्रवाद एवं क्रांति की जो भावना है वह भी इन देशों में पहुंची। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था? यह हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है 1799 में डायरेक्टरी का शासन जो है समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में जो है फ्रांस में सत्ता का अधिकार कर दिया, यानी कर लिया। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया और प्रथम कौंसल बनने के पूर्व ही उसने जो है ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार कर। उसके बाद सम्राट के रूप में उसने जो है ब्रिटेन के अतिरिक्त यूरोप के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसके साथ ही क्रांति का जो संदेश है वो नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों में भी पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्यों वाले राज्यों में भी वैसे ही संस्थाएं स्थापित की गई जो कि फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस का आश्रित राज्यों में भी जो है नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई, जिसमें से 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जनमत विशेषाधिकार जो जन्मजात का जो विशेषाधिकार होता है उसे जो है समाप्त कर दिया गया और कानून के
समक्ष समानता का जो सिद्धांत है उसे अपनाया गया। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा दी गई और सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे किसानों को भू दासत्व में यानी से भू दासत्व से मुक्ति मिल गई और वे जो है सामंती कर चुके से भी बच गए, यानी सामंती जो कर चुकाने से भी बच गए। जो सामंती रूप में जो कर चुकाते थे वो लोग, जो भू दास से यानी जो भूमि के जो दास थे, वो जो किसान थे जो भूमि के लिए जो है कर चुकाते थे सामंती व्यवस्था के रूप में, उससे जो है वह बच गए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो हम पढ़ना चाह रहे थे वो हमारा ये है। नेपोलियन बोनापार्ट का पिक्चर जो वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस पिक्चर को आप क्लिक भी कर सकते हैं। ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें कि आपको बताया गया है कि इस प्रकार जो है वह कारीगरों एवं श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और प्रशासनिक नियुक्ति में योग्यता के आधार पर बनाया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार लाने का जो प्रयास किया गया। सामान्य शुल्क, समान मापतौल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधे का जो है विकास हुआ। इससे फ्रांस अधिकृत राज्यों में एक नई आशा जगी और वहां की भी तानाशाही के विरुद्ध जो है वह आवाजें उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का विकास भी होने लगा, यानी हुआ। इससे फ्रांस अधिकृत राज्यों में एक नई आशा जगी और वहां जो है तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगी और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, आगे है, अन्य प्रकार से भी नेपोलियन ने राष्ट्रवादी भावना को जो है वह बढ़ावा दिया और आरंभ में विजित राष्ट्रों एवं नगरों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान, वारसा इत्यादि में जो है फ्रांसीसी सेना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। परंतु धीरे धीरे फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति की भावना बलवती होने लगी और यह भावना जो है अत्यंत शक्तिशाली रूप में भी यूरोपीय देशों में पनपी तथा देशवासियों के प्रति एकता की भावना में परिलक्षित हुई। जर्मनी और इटली राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक प्रबल हुई, यानी सबसे ज़्यादा अधिक मजबूत हुई। ठीक है, दोनों देशों ने फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष की भावना जो है वो बढ़ने लगी और नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसेल्पाइन गणराज्य का जो है तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना जो है कर इटली और एवं जर्मनी की जो भावी एकीकरण की जो पृष्ठभूमि थी उसे तैयार कर दी गई। इस प्रकार उसने जो है वारसा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया गया। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना को जो है जागृत किया गया। बात करें आगे तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में एकीकृत राष्ट्र नहीं थे, वे विभिन्न छोटे छोटे स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त राजनीति इकाइयों में जो है वह बटे हुए थे, जैसे राजशाही, डची, कैंटन इत्यादि। पूर्वी और मध्य यूरोपीय निरंकुश राजशाही के नियंत्रण में था, यानी पूर्वी और मध्य जो यूरोप था वो निरंकुश राजशाही के जो है नियंत्रण में था, यानी उनके कमांड में था। इन राजतंत्रों के विभिन्न और भाषा एक नहीं थी, इसलिए इनकी जो सामुदायिक पहचान है वो नहीं थी। ऑस्ट्रिया हंगरी हैप्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था और साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र और प्रजाति के लोग जो है निवास करते थे। इस साम्राज्य में टिरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडेटलैंड और बोहेमिया सम्मिलित थे। यहाँ के कुलीन वर्गों के लोग जो है वह जर्मन भाषी थे। यहाँ के जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो क्या थे, जर्मन भाषी थे। उसके बाद लोम्बार्डी बोली जाती थी, यहाँ पर लोम्बार्डी भाषा जो है बोली जाती थी। हंगरी की आधी आबादी जो है वह मैग्यार भाषा बोलती थी। शेष अन्य प्रकार की जो बोलियाँ बोलते थे। गैलिसिया का जो कुलीन वर्ग था वो पोलिश भाषा बोलता था। इसके अतिरिक्त हैप्सबर्ग जो है वह साम्राज्य की सीमा में अधीनस्थ के रूप में बहुत बड़ा कृषक समुदाय भी रहा था, यानी रहा होता था, यानी रहा करता था। इसमें जो है प्रमुख थे उत्तर में बोहेमिया तथा स्लोवाक कार्नियोला में
स्लोवेन, दक्षिण में क्रोएट और पूरब में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन इन विभिन्न वर्गों को सिर्फ सम्राट के प्रति निष्ठाहीन एक सूत्र में बांधे हुए थी ये नहीं कहा जा सकता, अन्यथा भाषा और प्रजाति में के लिहाज से भी ये जो है एक दूसरे से अलग थे। ठीक है ना, किसी एक प्रकार से नहीं, भाषा और प्रजाति के भी लिहाज से जो है एक दूसरे वर्ग जो थे वह अलग माने जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या है बच्चों। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अनेक तत्वों ने योगदान दिया। इस समय युगीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था और जमीन का अधिकांश भाग इसके नियंत्रण में था, जिस पर कुलीन छोटे किसानों और काश्तकारों और भूदासों से खेती करने वाले थे। इसके पास बड़ी बड़ी जागीरें भी थी और कुलीन स्वयं शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे। ठीक है, इसके बाद और अपने महतातों से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करने वाले थे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह छोटा वर्ग था और अधिक जनसंख्या किसानों की थी, परंतु कुलीन वर्ग का जो प्रभाव है वह बहुत अधिक था। इसकी विशिष्ट जीवन शैली थी और जो क्षेत्रातीत थे वह ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो वहाँ के क्षेत्रातीत थे यानी वो जो उस क्षेत्र में जो रहते थे वो फ्रेंच भाषा को बोलते थे। ऐसे तो ज़्यादातर वहाँ की जीवन शैली जो थी वह क्षेत्रीय थी, लेकिन वहाँ के जो फ्रेंच भाषी थे वो वहाँ के क्षेत्रीय लोग ही बोलते थे ज़्यादातर। जो स्वाभाविक सी बात है, जो वहाँ के क्षेत्रीय व्यक्ति होंगे, जो वहाँ के लोकल जो व्यक्ति जिसको कहा जाता है वो होते हैं, वो वहीं की भाषा जानते हैं और वहीं की भाषा ज़्यादा बोलने में अपने आप को सहूलियत मानते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में विवाहित संबंधों द्वारा जो है कुलीन परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि विवाहित जो संबंध था उसके द्वारा जो है एक दूसरे से जो है परिवार से लोग जुड़े हुए थे। तो ऐसा होता है जब वैवाहिक संबंध किसी के साथ स्थापित होता है तो कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ हमारा जो है तालमेल अच्छी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे है इसमें कुलीन वर्ग के अतिरिक्त मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग के अतिरिक्त यानी अलावा मध्य वर्ग भी इस समय जो है वह प्रभावशाली था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का जो प्रभाव है वह व्यापक वाणिज्य के विकास पर भी था और औद्योगिक उत्पादन नगरों के विकास, बाजारों के विस्तार में व्यापक वर्ग का जो है प्रभाव पड़ा। इन आर्थिक व्यवसाय में नए सामाजिक वर्गों का जो है उदय हुआ और ऐसे वर्गों में सम्मुख थे श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का फायदा बड़ा था और अंतर्गत उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग जो है वह अन्य व्यवसाय में आते थे। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की जो संपत्ति है उसके बाद सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह मध्य वर्ग ही माना जाता या बना। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का जो है विकास अधिक हुआ और फ्रांस की क्रांति और आगे की क्रांति में भी मध्य वर्ग जो है वह बुर्जुआ वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे हम बात करते हैं इसमें रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या था? तो राष्ट्रवाद के विकास में रोमानीवाद जो है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान था। रोमानीवाद के अंतर्गत जो है वह राष्ट्रवाद के भावना का विकास हुआ, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसके अंतर्गत रोमानीवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद की जो भावना था उसका विकास हुआ। इसके लिए संस्कृति का सहारा लिया गया, अतः रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। इसके एक विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद का जो है वह प्रचार किया और कला, साहित्य, संगीति के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को प्रकट करने का प्रयास हुआ। बात करें रोमानीवाद, तो रोमानीवाद पंडितपंथी नहीं थे। उन लोगों की जो भावना थी उन भावनाओं को अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर अधिक बल दिया गया और सामूहिक विस्तार और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास किया गया। लोक कथाओं, भाषा और संगीत का सहारा लेकर जर्मनी और पोलैंड में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। चित्रकला में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चित्रित, जैसे फ्रांस में मरियाना और जर्मनी में जर्मेनिया शहर जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप सभी को यहाँ तक जो है कंप्लीट करवा दिया है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में, जिससे आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।